नमस्ते। उत्तरी भारत के विशाल मैदान में हमने इसका प्रादेशिक आधार पर विभाजन देखा। इसमें हमने यह देखा कि इस मैदान में उच्चावच संबंधी विभिन्नताएं देखने को मिलती है, जिस कारण से इस मैदान को प्रादेशिक तौर पर 4 भागों में विभक्त किया गया है। इसमें हमने सबसे पहले देखा राजस्थान के मैदान के बारे में, फिर हमने देखा पंजाब हरियाणा के मैदान के बारे में, इसके बाद हमने देखा गंगा के मैदान के बारे में, और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं ब्रह्मपुत्र के मैदान के बारे में। ब्रह्मपुत्र के मैदान को ब्रह्मपुत्र की घाटी भी कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मपुत्र के मैदान का लगभग सारा भाग असम में स्थित है, जिस वजह से इस मैदान को असम का मैदान भी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र का यह जो मैदान है, इसका सारा भाग असम में स्थित है, इस वजह से इस मैदान को असम का मैदान भी कहते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदान का निर्माण किया है ब्रह्मपुत्र नदी और इसकी सहायक नदियों ने। यह मैदान तीनों ओर से पर्वत और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ब्रह्मपुत्र का जो यह मैदान है, यह तीनों ओर से पर्वत और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसे हम मानचित्र में समझते हैं, तीनों ओर कौन कौन से हैं। इस मानचित्र में ब्रह्मपुत्र के मैदान को दर्शाया गया है। अब यह तीनों ओर से पर्वत और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सबसे पहले उत्तर की ओर, फिर पूर्व की ओर और दक्षिण की ओर। तो ब्रह्मपुत्र का जो यह मैदान है, यह उत्तर, पूर्व और दक्षिण की ओर पर्वत और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अब बात रही पश्चिम की ओर की, तो पश्चिम की ओर की सीमा किसके द्वारा बनाई जाती है? तो ब्रह्मपुत्र के मैदान के पश्चिम की ओर स्थिति है निम्न गंगा के मैदान की। ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है, इसके पश्चिम की ओर स्थिति है निम्न गंगा के मैदान की। तो इसकी पश्चिमी सीमा बनती है निम्न गंगा के मैदान से। इसी के साथ साथ इसके पश्चिम की जो सीमा का निर्धारण है, वो होता है भारत और बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से। तो पश्चिम में भारत बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा निम्न गंगा का मैदान इसकी सीमा का निर्धारण करते हैं। अब हमने देखा कि यह जो मैदान है, यह तीनों ओर से पर्वत और पहाड़ियों से घिरा हुआ है, उत्तर की ओर, पूर्व की ओर और दक्षिण की ओर। तो अब हम देखते हैं कि उत्तर, पूर्व और दक्षिण की ओर कौन सी पर्वत या पहाड़ियां हैं। तो ब्रह्मपुत्र के मैदान के उत्तर की ओर है हिमालय की श्रृंखलाएं, इसके पूर्व में है पटकाई बुम और नागा श्रेणियां, और दक्षिण की ओर देखें तो इसके दक्षिण की ओर है गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियां। तो इस तरह से ये ब्रह्मपुत्र का मैदान तीनों ओर से पर्वत और पहाड़ियों से घिरा हुआ मैदान है। ब्रह्मपुत्र का मैदान एक लंबा और संकरा मैदान है। ब्रह्मपुत्र का मैदान पश्चिम में धुबरी से पूर्व में सदिया तक फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है, यह पश्चिम में धुबरी से पूर्वोत्तर में सदिया तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में और 60 से 96 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ मैदान है। इस मैदान का क्षेत्रफल लगभग 56,000 वर्ग किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी इस मैदान में प्रवेश करती है सदिया से, फिर यह 720 किलोमीटर की लंबाई में बहने के बाद धुबरी के निकट 90 डिग्री के कोण पर एकदम से दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और दक्षिण की ओर मुड़ करके ये प्रवेश करती है बांग्लादेश में। तो इस तरह से ब्रह्मपुत्र नदी इस मैदान में सदिया के निकट प्रवेश करती है, फिर यह 720 किलोमीटर की लंबाई में बहती है। इसके बाद धुबरी के पास यह 90 डिग्री के कोण पर दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और दक्षिण की ओर मुड़ करके ये प्रवेश करती है बांग्लादेश में। ब्रह्मपुत्र का मैदान एक निम्न प्रदेश है, जो पूर्व में 130 मीटर ऊंचा है तथा पश्चिम में यह केवल 30 मीटर ही ऊंचा है।
तो इस तरह से ये जो मैदान है इसकी पूर्व में ऊंचाई ज़्यादा है और पश्चिम में ऊंचाई कम है। इस मैदान का ढाल है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में, क्योंकि जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका ढाल भी है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में। इस आधार पर ये जो मैदान है इस मैदान का ढाल है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर। इस मैदान के उत्तरी भाग में ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियों ने जलोढ़ पंखों का निर्माण किया है। जलोढ़ का अर्थ होता है जल के द्वारा लाया गया अवसाद। कोई भी नदी जब पर्वतीय क्षेत्र से में बहती है तो पर्वतीय क्षेत्र में वह बहुत ज़्यादा कटाव करती है, तो इस तरह से इसके द्वारा जो बहा गया मलबा होता है वह भारी मात्रा में होता है। तो जब नदी पर्वतों से मैदानों में प्रवेश करती है तो गिरिपथ के यहाँ पर पर्वतों का जो आधार होता है वहाँ पर नदी का वेग कम हो जाता है और इस तरह से नदी अपने साथ लाए गए मलबे का निक्षेपण गिरिपथ के यहाँ करने लगती है। जो भी जलोढ़ लाया गया है उसका निक्षेपण गिरिपथ के यहाँ करने लगती है। तो जब यह निक्षेपण पंख के आकृति के समान हो तो उसे कहा जाता है जलोढ़ पंख। नदियों के द्वारा लाया गया जो भी मलबा है जब उसका जमाव गिरिपथ में पर्वतों के आधार पर पंखनुमा आकृति में होता है तो उसे कहा जाता है जलोढ़ पंख। तो ब्रह्मपुत्र का जो ये मैदान है इसके उत्तरी भाग में ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियों ने जलोढ़ पंखों का निर्माण किया है। इस मैदान में ढाल कम होने के कारण यहाँ पर कई नदी विसर्प बनते हैं, क्योंकि नदी के वेग में गति आ जाती है। ढाल कम होने के कारण नदी का जो वेग है वो कम हो जाता है। अब इस वजह से क्या होता है कि नदी सीधे मार्ग पर नहीं चल पाती है, वह सर्पिलाकार रूप में चलने लगती है, क्योंकि नदी का वेग कम हो जाता है जिस कारण से वह सर्पिलाकार रूप में चलती है। तो इस क्षेत्र में ढाल कम होने के कारण यहाँ पर कई सारे नदी विसर्प बनते हैं। अब इन नदी विसर्प बनने के कारण से यहाँ पर निम्न भूमियों का निर्माण होता है जिन्हें बिल कहा जाता है। वर्षा ऋतु में ब्रह्मपुत्र नदी की चौड़ाई बहुत ज्यादा हो जाती है, जिस वजह से यहाँ पर बाढ़ के मैदान का निर्माण होता है। नदी कई धाराओं में विभक्त हो जाती है और नदी द्वीपों का निर्माण होता है। यहाँ पर नदी कई धाराओं में विभक्त हो जाती है और यहाँ पर नदी द्वीपों का निर्माण होता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप इस ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा ही बनाया गया है, जिसका नाम है माजुली द्वीप और यह स्थित है असम में। अब हम देखते हैं उत्तरी मैदान के महत्व के बारे में। उत्तरी मैदान का क्या महत्व है? उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है उर्वर काम्प से, उपजाऊ मृदा से। तो उपजाऊ मृदा से निर्माण होने के कारण यह मैदान एक कृषि संपन्न प्रदेश है। कृषि की दृष्टि से यह मैदान बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस मैदान का निर्माण किया है उपजाऊ मृदा ने। अब क्योंकि यह जो मैदान है यह कृषि की दृष्टि से संपन्न प्रदेश है, इसलिए इस मैदान को भारत का अन्न भंडार भी कहते हैं। कृषि की दृष्टि से संपन्न होने के कारण इस मैदान को भारत का अन्न भंडार भी कहते हैं। उत्तरी मैदान में प्रवाहित नदियों की ढाल प्रवणता अधिक नहीं होने के कारण ये नदियां नौका वहन योग्य है, क्योंकि यह मैदान एक समतल मैदान है, जिस वजह से यहाँ पर बहने वाली जो नदियां हैं इनका ढाल ज़्यादा नहीं है। ढाल ज़्यादा नहीं होने के कारण इन नदियों में नौकाएं आसानी से चलती है। तो ये नदियां, यहाँ की जो नदियां हैं ये नौका वहन योग्य है। इस मैदान में प्रवाहित अधिकांश नदियां हिमालय से निकलती है, जिस कारण से ये नदियां सदावाहिनी नदियां हैं, वर्ष पर्यंत बहने वाली नदियां हैं। क्योंकि वर्षा काल में तो इनमें पानी की आवक रहती ही है,
ग्रीष्म काल में ग्लेशियर के माध्यम से यहाँ पर इन नदियों में पानी की आवक बनी रहती है, जिस वजह से वर्ष भर इन नदियों में जल की उपलब्धता बनी हुई रहती है। उत्तरी मैदान भारत का जो ये उत्तरी विशाल मैदान है, यह समतल है। इस वजह से यहाँ पर स्थलीय मार्ग का उत्तम विकास संभव हुआ है। अब स्थलीय मार्ग में कौन कौन से मार्ग सम्मिलित हैं? सड़क मार्ग और रेल मार्ग। तो समतल होने के कारण यहाँ पर सड़क व रेल मार्गों का उत्तम विकास संभव हुआ है। इस देश के लगभग 40% से अधिक जनसंख्या का भरण पोषण इसी मैदान से होता है। देश की लगभग जो 40% से अधिक जनसंख्या है, उसका भरण पोषण इस उत्तरी मैदान से ही होता है। इस उत्तरी मैदान में पर्याप्त यातायात विकास है। इसी के साथ साथ यहाँ पर जलापूर्ति की अच्छी सुविधा है और इसके साथ साथ यहाँ पर कच्चे माल की आपूर्ति भी हो जाती है, जिस वजह से यहाँ पर औद्योगिक विकास भी संभव हुआ है। अब इसमें उत्तर प्रदेश में सूती वस्त्र उद्योग और चीनी उद्योग तथा पश्चिमी बंगाल में जूट उद्योग महत्वपूर्ण है। इंडिया के फिजियोग्राफिक डिवीजन के अंतर्गत हमने हिमालय पर्वत का अध्ययन किया और इसके बाद हमने देखा उत्तरी भारत का विशाल मैदान। अब इसके बाद हम प्रायद्वीपीय पठार का अध्ययन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।